सैकड़ों करोड़ की इमारत, करोड़ों स्वयंसेवक, देश की सत्ता पर सीधा असर, लेकिन ना कोई पैन कार्ड, ना कोई बैंक अकाउंट, ना कोई सरकारी रजिस्ट्रेशन, ना कोई डोनर लिस्ट। ये कहानी है भारत के सबसे बड़े ताकतवर संगठन जो कानून की किताबों में आज तक औपचारिक रूप से मौजूद ही नहीं है। सवाल सिर्फ पैसे का नहीं है, सवाल है भरोसे का। आखिर पूरा सच क्या है? दिल्ली के केशव कुंज को देखकर पहली नजर में ये लगता है कि जैसे कोई 5 सितारा होटल हो। चमचमाता हुआ पत्थर, कड़ी सुरक्षा, यही इमारत है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस का मुख्यालय। वो संगठन जिसकी विचारधारा आज देश की सत्ताधारी पार्टी भारतीय जनता पार्टी की रीढ़ मानी जाती है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि यह संगठन भारत के कानूनी और वित्तीय ढांचे से पूरी तरह बाहर काम करता है। सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट में रजिस्ट्रेशन नहीं, इंडियन ट्रस्ट एक्ट में रजिस्ट्रेशन नहीं, कोई केंद्रीय पैन कार्ड या बैंक का खाता नहीं, कोई अनिवार्य डोनर लिस्ट सार्वजनिक करने की बाध्यता नहीं, आरटीआई कानून का कोई दायरा नहीं। कानूनी भाषा में इसे बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स यानी व्यक्तियों का समूह कहा जाता है। ना ट्रस्ट, ना सोसाइटी, ना राजनीतिक दल। इतना प्रभावशाली संगठन कागजों पर इतना अस्पष्ट क्यों है? यही पहला बड़ा सवाल। संघ का आधिकारिक दावा है कि उसकी कमाई का मुख्य जरिया है गुरु दक्षिणा। It doesn't need any restriction. Hindu dharma is not registered. Many things are not registered. हर साल गुरु पूर्णिमा या व्यास पूर्णिमा पर हर शाखा में स्वयं सेवक किसी व्यक्ति को नहीं बल्कि भगवा ध्वज को गुरु मानकर एक लिफाफे में अपनी इच्छा और क्षमता के हिसाब से 1 रुपये से लेकर लाखों रुपए तक राशि अर्पित करते हैं। यह मॉडल संघ को हर साल करोड़ों रुपए जुटाने की इजाजत देता है, वो भी बिना उस स्क्रूटनी के जो एक छोटी सी एनजीओ को भी झेलनी पड़ती है। संघ का तर्क यह है कि यह पैसा जनता का पैसा नहीं बल्कि स्वयं सेवकों का निजी पारिवारिक योगदान है, इसलिए इसे सार्वजनिक करने की जरूरत नहीं है। और यहीं से शुरू होता है विरोधाभास। अनाथ बच्चों को खाना खिलाने वाली चैरिटी को कंप्लायंस ऑडिट से गुजरना पड़ता है। एक छात्र संगठन को मामूली रिपोर्टिंग चूक पर नोटिस मिल जाता है। सड़क किनारे का दुकानदार भी अपनी 1-1 रुपये की कमाई का हिसाब देता है। लेकिन देश की सत्ताधारी पार्टी की वैचारिक जननी कहे जाने वाली संस्था आम नागरिकों पर लागू पारदर्शिता की शर्तों से आखिर क्यों मुक्त रहती है? अगर गुरु दक्षिणा से सैकड़ों करोड़ों रुपए हर साल इकट्ठा होते हैं तो पूरे देश की एक भी सार्वजनिक ऑडिटेड कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट अब तक जनता के सामने क्यों नहीं आई है? जब संघ खुद को दुनिया का सबसे बड़ा सामाजिक सांस्कृतिक संगठन कहता है तो एक वैकल्पिक ट्रस्ट या सोसाइटी के तौर पर औपचारिक रजिस्ट्रेशन कराने में आखिर क्या दिक्कत है? भारतीय कानून के अनुसार 2000 रुपए से ज्यादा का नकद चंदा किसी भी संस्था को अनुमति नहीं है। तो लिफाफों में इकट्ठा होने वाली गुरु दक्षिणा की नकद राशि पर यह नियम आखिर कैसे लागू होता है और उसका ऑडिट ट्रेल कहां दर्ज होता है? संघ प्रमुख के भाषण का सीधा प्रसारण सरकारी चैनलों और बड़े बड़े मीडिया घरानों पर क्यों होता हुआ दिखाई देता है, जबकि संगठन खुद को गैर राजनीतिक और निजी बताते रहता है। अब कहानी में एक बड़ा मोड़ आता है, वो है इतिहास का। 1948 में महात्मा गांधी जी की हत्या के बाद तत्कालीन गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने आरएसएस पर प्रतिबंध लगाया हुआ था। उस समय गृह मंत्रालय के आधिकारिक नोटिफिकेशन में यह कहा गया था कि संघ के सदस्य हिंसा, आगजनी, डकैती और हत्या जैसी गतिविधियों में शामिल पाए गए और उन्होंने आतंकी तरीकों को बढ़ावा देने वाले पर्चे भी बांटे। इसलिए सरकार के लिए संघ के खिलाफ कार्रवाई करना जरूरी हो गया। प्रतिबंध हटाने की शर्त के तौर पर संघ को अपना पहला लिखित संविधान सरकार को सौंपना पड़ा, जिसमें उसने खुद को गैर राजनीतिक सांस्कृतिक संगठन घोषित किया। Government knows Sangha is there. Government banned us twice, and that ban was released. Once by court order, another by satyagraha. So government knows. They banned RSS. That means they knew RSS is there. RSS is recognized. So all this has happened over 100 years. Nobody told us that you must register. Our constitution, written constitution,
is with the government. We have submitted it in 1950. Therein government would have said, okay, all is well, but you have not registered. First register, then we will accept. They did not say that. So why should I respond? All this is politics. यह सिर्फ एक बार की बात नहीं है दोस्तों। भारत के इतिहास में आरएसएस पर कुल 3 बार प्रतिबंध लगा। 1948 में, 1975 की आपातकाल के दौरान और 1992 में बाबरी मस्जिद विध्वंस के बाद। हर बार प्रतिबंध हटा, लेकिन हर बार यह सवाल बना रहा कि आखिर बार बार प्रतिबंध की नौबत आखिर क्यों आई। There are so many unregistered things going on, and we are not secretive. We are working on open ground. We are calling people and telling them about Sangha. This is politics, and all these gimmicks are being tried. We will do that. We are used to it. After say 10-15 years of starting of Sangha, we had to face all these things. We are used to it. If they don't happen, we feel something is amiss. So I don't need to respond. Sangha started in British times. And Sangha started as a public will. I narrated you how that churning of minds went on, and the all accepted conclusion was taken up and worked upon. That was the Sangha. जब इतिहास में 3 बार एक ही संगठन पर प्रतिबंध लगाने की जरूरत पड़ी हो, तो आज उसी संगठन को नियमित कानूनी ढांचे में लाने यानी अनिवार्य ऑडिट और डोनर डिस्क्लोजर के दायरे में लाने की कोई पहल सरकार ने अब तक आखिर क्यों नहीं की है। सरकारी कर्मचारियों के आरएसएस गतिविधियों में भाग लेने पर दशकों पुराना प्रतिबंध हाल में हटाया गया। इस फैसले के पीछे क्या तर्क था और क्या इससे सरकारी तंत्र की निष्पक्षता प्रभावित नहीं होती है? देश के हजारों एनजीओ का एफसीआरए लाइसेंस विदेशी हस्तक्षेप के शक पर रद्द किया गया है, तो संघ से जुड़े ट्रस्टों की विदेशी फंडिंग पर वैसी ही सख्त जांच अब तक सार्वजनिक रूप से क्यों नहीं हुई है? आरएसएस प्रमुख को मिलने वाली जेट प्लस सिक्योरिटी, जिसकी वजह गृह मंत्रालय हाई थ्रेट परसेप्शन बताता है, उसका पूरा खर्च करदाताओं के पैसे से होता है। क्या इस खर्च का ब्यौरा और उसकी समीक्षा प्रक्रिया सार्वजनिक की जा सकती है? लेकिन कहानी में एक और मोड़ है जो शायद सबसे ज्यादा ये हैरान करता है। आरएसएस खुद सीधे विदेशी चंदा नहीं ले सकता है क्योंकि वह एफसीआरए के तहत रजिस्टर्ड ही नहीं है, लेकिन उससे जुड़े हुए दर्जनों ट्रस्ट जैसे कि सेवा भारती, विद्या भारती, एकल विद्यालय, विवेकानंद केंद्र विदेशों से चंदा लेने के लिए एफसीआरए लाइसेंस रखते हैं। एक चर्चित रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जो 2002 में प्रकाशित हुई थी और जिसका शीर्षक था द फॉरेन एक्सचेंज ऑफ हेट, और उसमें यह दावा किया गया था कि अमेरिका की एक संस्था ने साल 1995 से 2002 के बीच कई मिलियंस डॉलर संघ से जुड़े संगठनों को भेजे। रिपोर्ट्स में यह भी दावा किया गया था कि इनमें से एक लाभार्थी संस्था गुजरात के आदिवासी इलाकों में धर्मांतरण विरोधी और सांप्रदायिक हिंसा से जुड़ी गतिविधियों में शामिल पाई गई। इसी तरह ब्रिटेन की एक जांच रिपोर्ट में यह दावा किया गया था कि 2001 के गुजरात भूकंप राहत के नाम पर ब्रिटेन में लाखों पाउंड इकट्ठा किए गए, लेकिन बाद में ये सवाल उठे कि यह पैसा आखिर कहां इस्तेमाल हुआ था। हाल ही के एक शोध में यह भी दावा किया गया है कि अमेरिका की कुछ संस्थाएं भारत में संघ समर्थित संगठनों को नियमित रूप से फंड करती हैं। तो क्या एक जैसे तर्क पर एक जैसी सख्ती हर संगठन पर लागू होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? अब सवाल भारतीय जनता पार्टी से है, क्योंकि पार्टी के ज्यादातर बड़े नेता खुद संघ की पृष्ठभूमि से आया करते हैं। जब पार्टी बार बार खुद को पारदर्शिता और स्वदेशी का सबसे बड़ा पैरोकार बताते रहती है, तो अपनी वैचारिक मात्र संस्था को औपचारिक पंजीकरण और सार्वजनिक ऑडिट के दायरे में लाने की मांग खुद पार्टी की तरफ से अब तक क्यों नहीं उठाई गई है? सरकार और आरएसएस के बीच नियमित समन्वय बैठकें होती रहती हैं, जिनमें शिक्षा, संस्कृति और आर्थिक नीतियों पर चर्चा होती रहती है। क्या इन बैठकों का कोई भी आधिकारिक रिकॉर्ड या एजेंडा जनता के सामने क्या रखा जाता है? इलेक्टोरल बॉन्ड और कॉर्पोरेट चंदे को लेकर पार्टी पर पहले भी पारदर्शिता के कई सवाल उठ चुके हैं। क्या पार्टी और उसकी वैचारिक मात्र संस्था दोनों के फंडिंग स्रोतों को एक साथ स्वतंत्र रूप से ऑडिट कराया जाना चाहिए या नहीं? Those who want to have funds from the government, they require registration. That has to be there. अब बारी है यहाँ पर इस सबसे बड़े सवाल की।
वो है न्यायपालिका से। भारत की अदालतों ने अब तक आरएसएस को बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स के तौर पर मान्यता दी हुई है और आयकर विभाग द्वारा गुरु दक्षिणा पर टैक्स लगाने की कोशिश को भी अदालत ने खारिज कर दिया था। इससे संघ को कानूनी सुरक्षा तो मिली, लेकिन कुछ बुनियादी सवाल अनसुलझे रह गए। जब कोई संगठन इतने बड़े पैमाने पर देश की राजनीति, नीति निर्माण और सार्वजनिक जीवन को प्रभावित करता है, तो क्या बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स जैसी कानूनी श्रेणी आज के दौर के लिए पर्याप्त है या इसे नए सिरे से परिभाषित करने की जरूरत है? क्या सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में कभी ऐसी जनहित याचिका यानी कि PIL दाखिल हुई है जो संघ जैसे बड़े प्रभावशाली गैर पंजीकृत संगठनों के लिए अनिवार्य वित्तीय पारदर्शिता की मांग करती हो? अगर हाँ, तो उसका नतीजा आखिर क्या रहा? जब चुनाव आयोग राजनीतिक दलों से चंदे का हिसाब मांगा करता है, तो क्या किसी पार्टी की वैचारिक मात्र संस्था को भी इसी दायरे में लाने पर कभी न्यायिक विचार हुआ है या नहीं हुआ है? क्या निजी दान की गोपनीयता के अधिकार और बड़े पैमाने पर सार्वजनिक प्रभाव रखने वाले संगठनों की जवाबदेही के बीच अदालत को कोई नई संतुलन रेखा खींचने की जरूरत है? ये सवाल अब तक बड़े पैमाने पर खुले हुए हैं और यही असली विडंबना है कि देश की सबसे प्रभावशाली संस्था के बारे में सबसे बड़े सवाल आज भी अनुत्तरित हैं। लेकिन हमें अब निष्पक्षता के लिए दूसरा पक्ष भी जानना बहुत जरूरी है। जहां उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ महाराज जी ने सार्वजनिक तौर पर यह कहा था कि आरएसएस को कोई भी विदेशी देश या बाहरी संगठन फंड ही नहीं करता है। संघ समाज के सहयोग, लोगों की निस्वार्थ भावना और राष्ट्र प्रेम से यह चलता है। संघ के वरिष्ठ नेताओं का यह कहना है कि वे कानूनी तौर पर बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स हैं, ना कि कोई कंपनी या ट्रस्ट हैं, और अदालतों ने भी इसे इसी रूप में मान्यता दी हुई है। उनका दावा यह है कि गुरु दक्षिणा का पूरा हिसाब आंतरिक रूप से रखा जाता है। स्वयंसेवक अपने प्रचारकों और कार्यकर्ताओं का खर्च खुद उठाया करते हैं, इसलिए संगठन का प्रशासनिक खर्च बेहद ही कम रहता है। संघ हर साल अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करता है और उसके पास अपना पैन कार्ड भी है। सेवा भारती जैसे सहयोगी ट्रस्ट पूरी तरह से पंजीकृत हैं, सरकारी ऑडिट से गुजरते हैं और FCRA नियमों के तहत ही विदेशी फंड लेते हैं। संघ का यह भी तर्क है कि दान की गोपनीयता उनकी पारंपरिक मान्यता है। दान गुप्त होना चाहिए और यह स्वयं सेवकों का निजी पारिवारिक मामला है, ना कि सार्वजनिक धन। तो एक तरफ है पारदर्शिता की मांग और दूसरी तरफ है परंपरा और निजता का तर्क। असली सवाल यही है कि जनहित और निजता के बीच रेखा आखिर कहां खींची जाए। जरा सोचिए दोस्तों, एक आम मध्यम वर्गीय परिवार जो हर महीने अपनी सैलरी का टैक्स भरा करता है, हर रसीद संभाल कर रखता है ताकि कभी इनकम टैक्स का नोटिस ना आ जाए। एक छोटी सी NGO जो गांव के बच्चों को मुफ्त किताबें बांटा करती है, उसे भी हर साल ऑडिट रिपोर्ट जमा करनी पड़ती है। और वही परिवार जब न्यूज में ये सुना करता है कि देश की सबसे प्रभावशाली संस्था बिना किसी सार्वजनिक हिसाब किताब के सैकड़ों करोड़ रुपए जुटा लेती है, तो उसके मन में उठने वाला सवाल बिल्कुल जायज है। क्या नियम सचमुच भारत में सबके लिए बराबर है? यह सिर्फ एक संगठन की कहानी नहीं है, यह उस भरोसे की कहानी है जो किसी भी लोकतंत्र की बुनियाद हुआ करता है। लोकतंत्र सवाल पूछने से कमजोर नहीं होता है, वह तब कमजोर होता है जब ताकत अदृश्य हो जाती है। और जो संस्थाएं देश को सबसे ज्यादा प्रभावित करती हैं, वही आम नागरिकों पर लागू होने वाले नियमों का पालन करने से आखिर क्यों बचा करती हैं? केशव कुंज सिर्फ एक इमारत नहीं है दोस्तों, यह एक बड़े सवाल की याद को दिलाता है। पारदर्शिता, जवाबदेही और लोकतांत्रिक बराबरी का यह सवाल है। यह सवाल सिर्फ RSS से नहीं है, यह सवाल सरकारों से है, यह भारतीय जनता पार्टी से है और यह अदालतों से भी है, जिन्हें यह तय करना है कि कल किसी और संगठन को भी आखिर यही छूट क्यों ना मिले, क्यों आम आदमी को भी यही छूट क्यों नहीं मिलनी चाहिए। आपकी राय इस विषय में क्या है? क्या ऐसे बड़े और प्रभावशाली संगठनों
को भी वही पारदर्शिता के नियम क्या मानने चाहिए जो हर आम भारतीय नागरिक हर छोटी एनजीओ पर लागू हुआ करते हैं? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। जानकारी सही लगी है तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। मैं हूं हीरा प्रिया। जय हिंद, भारत माता की जय।